लोकेश कनगराज तमिल सिनेमा के वो फेमस डायरेक्टर जिन्होंने बीते कुछ सालों में माइंडलेस एक्शन ड्रामा फिल्म्स की रूढ़िवादी परंपराओं का खंडन करते हुए इंडियन सिनेमा में मास मसाला को रीडिफाइन किया एंड अपनी अद्भुत परिस्थितियों के द्वारा मेरे जैसे कोर सिनेफाइल्स के दिलों में भी जगह बनाई। 10 வருஷம் உள்ள இருந்தேன்னு மட்டும் தானே சார் தெரியும். உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தான்னு தெரியாதுல்ல. लोकेश की फिल्मोग्राफी में अब तक 6 फिल्म्स रिलीज हो चुकी है जिनमें से एक भी फ्लॉप नहीं हुई एंड पूरी फिल्मोग्राफी में तुम एक भी फिल्म को मिड भी नहीं बोल सकते। आई नो इनकी रीसेंट रिलीज कुली एंड उससे पहले आई लियो लोगों को उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई, बट फिर भी मैं इन्हें बुरा नहीं बोलूंगा बिकॉज भले ही ये दोनों फिल्म्स लोकेश की फिल्मोग्राफी में स्टैंड आउट नहीं करती, बट टू बी ऑनेस्ट मैंने इन दोनों फिल्मों को एंजॉय तो बहुत किया बिकॉज दोनों ही फिल्म्स बुरी नहीं है। बस लोकेश ने अपनी फिल्म्स का बार ही इतना आई सेट कर दिया कि अब उनकी हर नई फिल्म को सिर्फ कैथी एंड विक्रम से कंपेयर किया जाता है बिकॉज नो डाउट लोकी की फिल्मोग्राफी में 2 ऐसी मास्टरपीस है जिन्हें मैं इनफाइनाइट टाइम्स रिवॉच कर सकता हूँ। देखो लोकेश कनगराज के फिल्म्स को हम सिंपली 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। जहां ग्रुप ए में आता है रो लोकेश मींस फिल्म्स लाइक कैथी, मानगरम एंड विक्रम जिनमें मल्टी लीनियर स्टोरी टेलिंग चलती रहती है, एग्जीक्यूशन काफी ज्यादा शार्प एंड ग्राउंडेड होता है एंड फिल्म का पूरा फोकस स्टोरी पर रखा जाता है। वहीं ग्रुप बी वाला लोकेश स्टार बर्न लोकेश है जिसमें मास्टर, लियो एंड कुली जैसी फिल्म्स आती है जिनमें या तो मल्टी लीनियर स्टोरी टेलिंग का यूज ही नहीं हुआ एंड अगर कहीं हुआ भी है तो एग्जीक्यूशन बहुत ही ज्यादा पुअर रह गया। इन फिल्म्स का स्केल काफी बड़ा रखा गया जिनमें मोस्टली पैन इंडियन ऑडियंस को कैटर करने की कोशिश की गई एंड फिल्म में मेन फोकस स्टोरी की बजाय स्टार ओरा प्लस फैन सर्विस पर था। जहां सबसे पहले हम बात करेंगे लोकेश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो कि उनकी मूवीज को इतना ज्यादा एंगेजिंग एंड यूनिक बनाती है, तो वो है उनकी मल्टी लीनियर स्टोरी टेलिंग। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग लोकेश स्टेबलाइज्ड हिमसेल्फ एज ए फिल्म मेकर हु थ्राइव्स ऑन मल्टी लीनियर स्टोरी टेलिंग। फिल्म्स लाइक मानगरम, कैथी एंड विक्रम हमें सिर्फ एक ही कहानी नहीं बताती, इन फिल्म्स में साइड बाय साइड मल्टीपल आर्क्स चलते रहते हैं जिन आर्क्स से हमारे बीच एक टेंशन बिल्ड होती है एंड जब क्लाइमेक्स में जाके ये सारे आर्क्स एक पॉइंट पर मिलते हैं तब फाइनली हमें हमारी टेंशन का भी पे ऑफ मिलता है। अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो लोकेश की इन फिल्म्स के अंदर मैन कहानी के अंदर भी 3-4 कहानियां और चलती रहती है एंड जब एक पॉइंट पर जाके ये सारी कहानियां मिलती है तब हमें क्लाइमेक्स देखने को मिलता है। और इन मल्टीपल आर्क्स की वजह से थ्रू आउट द फिल्म हमारे बीच जो टेंशन बिल्ड हो रही थी कि आखिर कब जाकर ये सारी कहानियां और कैरेक्टर्स एक जगह मिलेंगे, उस टेंशन का सारा पे ऑफ हमें क्रॉस कटिंग के टाइम क्लाइमेक्स में मिलता है एंड इसी कारण लोकी की फिल्मों के क्लाइमेक्स इतने ज्यादा गोड लेवल होते हैं बिकॉज क्लाइमेक्स के टाइम हमें हमारी सारी टेंशन जो कि थ्रू आउट द फिल्म अभी तक बिल्ड हुई थी उससे रिलीफ मिल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल मनगरम में 4 कहानियां एक साथ चल रही होती है। फर्स्ट श्री एक यंग ग्रेजुएट जो अपने जॉब इंटरव्यू के लिए ट्रेची से चेन्नई आया है। सेकंड संदीप जो रेजिना से प्यार करता है एंड बस वाले एसिड अटैक में इन्वॉल्व था। थर्ड चार्ली द टैक्सी ड्राइवर एंड चौथी कहानी है विनिंग्स एंड किडनैपिंग गैंग की। स्टार्टिंग में ये चारों कहानियां बिल्कुल अलग अलग चल रही होती है, फिर थ्रू आउट द फिल्म ये धीरे धीरे कई डॉट्स पर कनेक्ट करने की कोशिश करती है एंड क्लाइमेक्स में ये सारे कैरेक्टर्स और कहानियां एक ही जगह पर क्रॉस होते हैं एंड दिस इज कॉल्ड हाइपरलिंक सिनेमा। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने तो मल्टी लीनियर स्टोरी टेलिंग कहा था, अब ये हाइपरलिंक सिनेमा और क्या होता है। सो देखो ये दोनों टर्म्स ऊपर ऊपर से देखने में तो बिल्कुल सेम ही लगती है, बट जब तुम इनकी गहराई में जाओगे तब तुम्हें काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा बिकॉज हाइपरलिंक सिनेमा मीन्स व्हेन मल्टीपल सीमिंगली अनरिलेटेड स्टोरीज हैपनिंग इन डिफरेंट स्पीसीज और कैरेक्टर्स बट आर लिंक्ड बाय ए थीम, इवेंट और कोइंसिडेंस। आई मीन द नैरेटिव जंप्स बिटवीन दीज स्टोरीज लाइक हाइपरलिंक्स ऑन ए वेबसाइट। फॉर एग्जांपल मानगरम इज क्लोजर टू हाइपरलिंक सिनेमा, बट उसे भी हम 100% हाइपरलिंक नहीं बोल सकते एंड मल्टी लीनियर स्टोरी टेलिंग भी बस इससे थोड़ी सी ही डिफरेंट है क्योंकि जब एक ही फिल्म या सीरीज में मल्टीपल नैरेटिव्स या टाइमलाइंस चल रही होती है जो पैरेलली अनफोल्ड होती है और फिर कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर इंटरकनेक्ट या रेजोनेट करती है, उसे मल्टी लीनियर स्टोरी टेलिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन कैथी वी फॉलो डिफरेंट थ्रेड्स लाइक कॉप्स, कॉन्विक्ट्स एंड गैंगस्टर्स एंड सैम एंड विक्रम वी आल्सो फॉलो डिफरेंट थ्रेड्स लाइक अमर, सांदनम एंड विक्रम एंड दैट थ्रेड्स स्टेडली बिल्ड टुवर्ड्स वन बिग कॉन्फ्लिक्ट
जो कॉन्फ्लिक्ट हमें इन दोनों ही फिल्मों के क्लाइमेक्स में देखने को मिलता है। सो अब सवाल ये उठता है कि अगर हाइपरलिंक और मल्टीलीनियर स्टोरी टेलिंग लोकेस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, फिर लोकी ने इन्हें मास्टर, लियो एंड कुली जैसी फिल्म्स में क्यों नहीं यूज किया? तो जवाब बड़ा सिंपल है कि लोकी ने इन फिल्म्स में भी मल्टीलीनियर स्टोरी टेलिंग का यूज तो किया है, मगर एग्जीक्यूशन बहुत ही ज्यादा पुअर रह गया। जैसे मास्टर का स्ट्रक्चर सिंपल हीरो वर्सेस विलन वाला पाथ फॉलो करता है। इट सेट्स अप टू स्ट्रॉन्ग पीओवीज, जेडी द अल्कोहलिक प्रोफेसर एंड भवानी द डिसिप्लिन्ड विलन। अब इसमें भी दोनों का स्क्रीन प्ले तो पैरेलली चलता रहता है, बट दोनों ही कैरेक्टर्स प्रॉपर्ली इंटरवीव नहीं हो पाते, cause it's more of a mirror dual narrative, two arcs that eventually collide. That's why it feels more like a dual hero versus villain masala drama, not hyperlink. I'm waiting. வெயிட் பண்றவங்க தான நேர்ல வரண்டா. एंड अगर बात करें लियो में, तो लोकेस ट्राइज टू गो हाइपरलिंक केस। हमें पार्थी का फैमिली ड्रामा दिखाया जाता है, गैंगस्टर उसके पीछे पड़े हैं, उसका पास्ट एंड फ्लैशबैक सीन भी है, एंड थ्रू आउट द फिल्म कई एलसीयू थ्रेड्स भी हैं। बट एग्जीक्यूशन वाइज, इंस्टेड ऑफ वेविंग इंडिपेंडेंट आर्क्स, द मूवी कमिंग बैक टू पार्थीज पीओवी, जिसके कारण सभी सेकेंडरी कैरेक्टर्स लाइक संजय दत्त, अर्जुन एंड एवन त्रिशा बहुत ही ज्यादा अंडरकुक्ड फील होते हैं। एंड फिल्म का मेन फोकस थलापति विजय की ओरा फार्मिंग पर होने के कारण मानो ये बाकी सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स तो बिल्कुल साइडलाइन ही हो गए। सो इट एंड्स अप बीइंग ए स्टार ड्राइवन सिंगल पीओवी फिल्म, नॉट ए ट्रू मल्टीलीनियर। He's a freaking badass. நான் தாண்டா लियो दास। एंड अगर बात करें कुली की, तो डेफिनेटली इट्स मोर एम्बिशियस। लोकेस ब्रिंग्स इन मल्टीपल गैंग्स, बैटरायल्स, बैक स्टोरीज एंड पॉलिटिकल सब प्लॉट्स, बट द मैन प्रॉब्लम इज बैलेंस। फिल्म में इतने सारे कैरेक्टर्स एंड ट्विस्ट और टर्न्स के चलते कई साइड आर्क्स इंट्रोड्यूस तो होते हैं, बट दे नेवर गेट फुली पे ऑफ, बिकॉज कहानी में इन साइड आर्क्स को प्रॉपर्ली बिल्ड तो किया गया, बट थ्रू आउट द फिल्म इन्हें लेकर कोई बैलेंस ही नहीं नजर आता, एंड ना ही इन साइड कैरेक्टर्स को कोई बेटर एंडिंग दी गई। हाइपरलिंक सिनेमा रिक्वायर्स इक्वल वेट टू आर्क्स, बट इन कुली, रजनी's fan service aura dominates everything. So it mimics the structure of hyperlink but feels unbalanced. A fan service cast rather than a truly interlinked narrative. मैं बता रहा हूँ, जब जब इंडियन सिनेमा में किसी अच्छे डायरेक्टर ने एक बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया है, तब तब उनकी मूवीज डाउनग्रेड ही गई है, अनलेस यू आर समवन लाइक एस.एस. राजामौली और एटली कुमार, बिकॉज एटली की तो पूरी फिल्मोग्राफी ही फैन सर्विस है, एंड एस.एस. राजामौली का खुद का ओरा किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। जब भी कोई डायरेक्टर किसी सुपरस्टार के साथ काम करता है, तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसके फैंस होते हैं। फिल्म का हर एक सीन उस स्टार की पॉपुलैरिटी, इमेज और उसके फैंस को ध्यान में रखकर रखना पड़ता है, एंड यही सेम चीज लोकेस की लास्ट 2 फिल्म्स लियो एंड कुली में नोटिस होती है, क्योंकि लोकी की पिछली फिल्म जैसे कैथी, मनगरम एंड विक्रम में किसी बड़े सुपरस्टार के ना होने के कारण इन फिल्म्स को बहुत ही ज्यादा रॉ एंड ग्राउंडेड रखा गया। कैथी एंड मनगरम हैड नो बेगेज, नो सुपरस्टार इमेज, नो फ्रेंचाइज एक्सपेक्टेशंस, जस्ट रॉ स्टोरी टेलिंग, एंड किसी स्टार और फार्मिंग पर फोकस ना होने की वजह से ये मोर कैरेक्टर ड्राइवन फिल्म्स बन पाई। बट लियो हैड टू constantly balance Vijay's superstardom with the vulnerability of Parthi. Fan service demanded mass movements, but they diluted the emotional tension that Lokesh usually thrives in. And in mass movements के चक्कर में फिल्म से वो कैथी एंड विक्रम वाली रॉनेस भी गायब हो गई। I mean, तुम एक बार इन तीनों फिल्म्स के एक्शंस को सीन बाय सीन देखो, फर्क तुम्हें खुद नजर आएगा। बिकॉज जहाँ कैथी एंड विक्रम में एक्शन काफी ग्राउंडेड नजर आता है, वहीं लियो एंड कुली के सारे एक्शन सीन्स काफी ज्यादा स्टाइलिश रखे गए हैं। कॉज वी ऑल नो कि फिल्म की रॉनेस तो थलापति विजय जैसे किसी बड़े सुपरस्टार को कास्ट करते ही गायब हो जाती है। लियो इज द क्लियरेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट। द फिल्म वांटेड टू एक्सप्लोर पार्थी एज ए वल्नरेबल मैन हाइडिंग फ्रॉम ए वोलेंट पास्ट, बट इट आल्सो हैड टू ऑनर विजय सुपरस्टारडम। सो एवरी टाइम द नैरेटिव पुश्ड टुवर्ड इमोशनल टेंशन और मोरल एम्बिग्युइटी, इट हैड टू पोज एंड डिलीवर ए मोमेंट ऑफ फैन सर्विस, ए पंच डायलॉग, ए स्टाइलाइज्ड फाइट और ए म्यूजिकल क्यू दैट रीअश्योर्ड द ऑडियंसेस ऑफ विजय's aura. The balance between human and myth kept breaking, and in the process the film lost the kind of grit that defines Lokesh at his best. And with Coolie, this tension became even more amplified. Rajinikanth is not just a star; he is cinema's own mythology in Tamil Nadu. So Lokesh leaned into that nostalgia, crafting scenes that played more like tributes than storytelling. Rajini's swagger was foregrounded, while realism and narrative sharpness quietly moved to the background. So the film functioned less as a thriller in its own right and more as a celebration of an icon. ऊपर से वो रजनी सर के इंडस्ट्री में 50 years कंप्लीट करने वाला
सेलिब्रेशन आ गया, जिससे कुली एक प्योर ट्रिब्यूट फिल्म बनकर रह गई, जैसा कि लोकेश कनगराज इसे बनाना चाहते थे। आई एम दिस इज द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इन लोकेश एवोल्यूशन। जब वो विदाउट बेगेज नॉर्मल एक्टर्स के साथ काम करते थे तब उनका सिनेमा काफी ज्यादा रो, रूथलेस एंड इंटीमेट था, बट व्हेन ही कैरीड द वेट ऑफ सुपर स्टारडम एंड फैन एक्सपेक्टेशंस, स्टोरी टेलिंग समटाइम्स बिकेम सेकेंडरी टू द रिचुअल ऑफ फैंडम। लोकी ने जितनी ज्यादा नॉस्टैल्जिया और मास स्पेक्टिकल को इंपॉर्टेंस दी है, वो उतना ही ज्यादा रो अर्जेंसी से दूर जाता गया है। वही रोनेस दैट मेड हिम फेनोमेनन इन द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज व्हेन मनोग्राम एंड कैथी फर्स्ट अराइव्ड, they were not burned by anything other than the pulse of their stories. No star image, no cinematic universe, no weight of pan-Indian expectations, and that freedom made them iconic. These films proved that Lokesh didn't need a superstar to make his films larger than life. The tension itself carried that power. But the moment he stepped into the orbit of superstardom, the conversation shifted. Master was the first real taste of this class, but it was with Leo and Coolie that came to define him. After Kathy and Vikram, Lokesh अब कोई underrated director नहीं रहे थे. He became the torch bearer of Tamil cinema's future. So audience didn't walk into Leo with curiosity. They walked in with mythic expectations. A perfect balance of mass moments, narrative craft, and the expansion of the LCU. But when those expectations collide with the messy realities of storytelling, even a small crack feels like a betrayal. The difference becomes clearest when you look at his screenplay precision. Vikram is layered but razor sharp. Amar's investigation anchors the story. Sandhanam's rise creates tension, and Vikram's रिटर्न फील्स बोथ माइथिंग एंड इनवाइटेबल। पूरी फिल्म में स्टाइल और सब्सटेंस का एक परफेक्ट बैलेंस बना रहता है, मगर यही बैलेंस तुम मानो या ना मानो लियो में पूरी तरह बिगड़ गया। लाइक विजय's dual identity, the gangster past, the family drama and the seeds of the LCU, all of it comes crashing into one film. So instead of the fusion Lokesh is known for, it begins to feel overstuffed. And कुली के साथ तो ये चीज और भी ज्यादा हुई, बिकॉज रजनीकांत सिर्फ फिल्म का पार्ट नहीं बल्कि पूरी फिल्म ही बन गई। एंड दिस टेंशन बिटवीन स्केल एंड इंटीमेसी is the real fault line in Lokesh's recent work, because his greatness lies in turning small spaces into epics. बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को एकदम एपिक वे में प्रेजेंट करने वाले काम के लिए ही तो हम लोकेश को इतने ज्यादा पसंद करते हैं। But when the canvas expands like international cartel, cinematic universes, mythic star entries, the intimacy begins to thin out. Cause the bigger his world becomes, the more he loses touch with the raw unpredictability that made him stand out. And इन सब चीजों के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन छिपा है वो है कमर्शियल pressure, because every Lokesh film today is expected to be 4 things at once: a pan-Indian blockbuster, a star vehicle, a chapter in the LCU, and still somehow a gritty Lokesh thriller. That's 4 films folded into one, and serving so many masters inevitably blurs the filmmaker's voice. Scale और story का जो perfect balance विक्रम में था, that begins to fracture when he pulled in too many directions. Lokesh की last 2 films audience को इस region से divide नहीं करती because he lost his craft. They divide because superstardom, scale and expectations dragged him away from the intimacy that once made him unstoppable. The Lokesh paradox is simple. The more he leans into fandoms, the more he risks losing the very essence of what made audiences fall in love with him. His cinema has always thrived on humanizing gangsters and brutalizing heroes, on finding myth and chaos without surrendering to it. The question that hangs over his future is whether he can return to that intimacy, or whether the orbit of his own cinematic universe will keep pulling him further into myth and further away from the raw, breathed heart that once made his films unforgettable. Because पहले मुझे LCU से काफी उम्मीद थी, मैं पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, मगर फिर लियो ने थोड़ा लेट डाउन किया, बाद में कुली आई, बट जब फाइनली कैथी 2 अनाउंस हुई तो एक बार फिर से एक्सपेक्टेशंस आसमान छूने लगी। बट एज यू नो, अब तो कैथी 2 भी साइडलाइन हो चुकी है, बिकॉज लोकेश पहले एक और स्टैंड अलोन कमल रजनी फिल्म बना रहे हैं, सो अब तो LCU देखने को मिल जाए वही काफी है। आई मीन प्लीज लोकी मामा, बस तुम्हें सिर्फ 3 फिल्म्स बनानी है, कैथी 2, विक्रम 2 एंड रोलेक्स वाली स्टैंड अलोन फिल्म, एंड उसके बाद इन सबको मिलाकर एक एवेंजर्स टाइप फिल्म बना दो। उसके बाद तुम्हारा जो मन करे तुम वो बनाओ, कमल रजनी जिसके साथ फिल्म बनानी उसके साथ बनाओ, बस पहले LCU को कंप्लीट कर दो। खैर, आज के वार्तालाप को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मुझे उम्मीद है हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।